गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, ओके। तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना हम हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स। पिछली बार हमने किया था एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें हमने समझा था कि E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है। E1 में हमारे पास होता है रीअरेंजमेंट। तो आज चेक करते हैं कि रीअरेंजमेंट उसमें किस तरह का होता है, और यही रीअरेंजमेंट हम SN1 में भी देख सकते हैं। तो SN1 और E1 में हम चेक करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज के लिए है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट हैपन्स इन रीअरेंजमेंट? तो जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से हम स्टार्टिंग करते हैं, उस स्ट्रक्चर में कुछ ग्रुप्स या एटम्स का चेंज हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, जिससे हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलता है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीअरेंज स्ट्रक्चर। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ये होता है ताकि हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सके। जब एक लो स्टेबिलिटी वाला सब्सटेंस हाई स्टेबिलिटी वाले सब्सटेंस में जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तो संभावना के जरिए हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। पहले हम देखेंगे SN1 में रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर मैं ले रहा हूं OH नेगेटिव को एज ए न्यूक्लियोफाइल। कंपाउंड में लेता हूं, ध्यान देंगे जरा। तो ये है एक मेरे पास स्ट्रक्चर, रिएक्टेंट है मेरे पास ये। इस रिएक्टेंट में मैंने ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमें क्या मिलना चाहिए? हम ये कर सकते हैं कि मैं इस OH को इस Cl से रिप्लेस कर दूं। तो देयर विल बी ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे OH है वहां पे Cl आ जाएगा, जहां पे Cl है वहां पे OH आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में इस रिएक्शन में कुछ रीअरेंजमेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीअरेंजमेंट हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। Now this is our rearranged product। ठीक है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या होना चाहिए था? Our expected product would have been this one। तो ये हमें एक्सपेक्टेड था, बट हमें क्या मिला? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिला। तो ऐसा क्यों है, हमें इसके बारे में जानना है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हमें वो देखना है। इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, जरा इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं हम एक बार। वही कंपाउंड में एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। क्योंकि मैंने इसमें NaOH ऐड किया है, एक्वस कंडीशन में ऐड किया है, तो जो सॉल्वेंट मेरे पास है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन होने के चांस होते हैं। सो लेट्स से वी आर प्रोसीडिंग द रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। तो Cl विल लीव एंड दिस विल बी द स्लो स्टेप, एंड वी विल गेट दिस कार्बोकैटायन। एंड Cl नेगेटिव विल रोम अराउंड। अब ध्यान दें, ये जो कार्बोकैटायन है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। वी नो दैट प्राइमरी कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल। तो क्या स्टेबल होता है? सेकेंडरी स्टेबल होता है या टर्शियरी स्टेबल होता है? अब इस कार्बन के जस्ट नेबरिंग कार्बन पर ध्यान दें। ये नेबरिंग कार्बन जो है वो टर्शियरी है। अगर कार्बोकैटायन किसी तरह से इस कार्बन पे आ जाए तो वी विल गेट स्टेबिलिटी विथ मच हायर टाइम। तो what will happen? This hydrogen with its electron will shift towards this carbon। ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा, साथ ही साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके कहाँ चला जाएगा? इस नेबरिंग कार्बन पे। इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट।
और स्पेसिफिकली से हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर मैं इस पोजीशन को 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, तो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन तक गया है, तो दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। And by that hydride shift, what will I get? I get this type of carbocation, which is a tertiary carbocation, which is much higher stable than that of primary carbocation. अब जो OH negative हमारा न्यूक्लियोफाइल है, with that can attack to this carbon and will form the product that we were not expecting, because we were not expecting rearrangement. तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा ऑन रीअरेंजिंग दिस स्ट्रक्चर। क्लियर टू ऑल? नोट कर लेंगे इस चीज को। इन बच्चों, इन्हीं रीअरेंजमेंट में हम रिंग ओपनिंग भी कर सकते हैं। हम एक अनस्टेबल रिंग से एक स्टेबल रिंग की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो स्टेबल रिंग कौन कितने मेंबर की होती है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेबल रिंग होती है 5 मेंबर्ड की और 6 मेंबर्ड की। तो अगर आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है और उसके पास प्रोबेबिलिटी है टू गो इनटू द 5 मेंबर्ड रिंग, तो वो उसमें जाएगी। अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके पास प्रोबेबिलिटी है 6 मेंबर तक जाने की, तो वो 6 मेंबर में भी जाएगी। मतलब 5 और 6 आर द हाईली स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल फॉर यू। मेरे पास प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, ठीक, दिस कंपाउंड आई हैव राइट हियर। मैं इसमें ऐड कर देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए कि दैट Cl मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द OH। सो दिस मस्ट बी आवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, but because of rearrangement what will we get? Because of rearrangement we get this product, not OH, Cl, यहाँ पर OH आएगा। So this product we get after rearrangement. This is our rearranged product. तो ये हमें कैसे मिलता है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं जो रिएक्शन हमने अभी करी। सो मैकेनिज्म देखेंगे क्या रहेगा इस रिएक्शन का। मेरे पास प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, इसमें हम SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे। तो Cl विल गो आउट बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस विल बी द स्लो स्टेप and we shall get this structure. Now this thing is primary carbocation, not so stable. So there will be some bond shifting. So this bond will shift here. ठीक है, इसे 1 कहेंगे तो ये 2 होगा, तो there will be a 1-2 bond shifting. तो 1-2 shifting यहां पे हो जाएगी। This bond will become here, और इस जगह पे जहां पर मैं स्टार अप्लाई कर रहा हूं यहां पर हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। समझे बात ये वाली कि नहीं? ओके। तो जब ये बॉन्ड टूट के यहां जुड़ेगा तो हमारे पास बनेगी एक 5 मेंबर्ड रिंग, एंड इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहां पर हमारे पास आ जाएगा कार्बोकेटायन। नाउ दिस हैज बिकम ए सेकेंडरी कार्बोकेटायन which is much more stable than that of primary carbocation. अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था OH negative, that can attack to the carbocation and finally we will get our rearranged product. This will be our answer. समझे बात ये वाली कि नहीं? अब जरा इसी पे ध्यान देंगे कि बॉन्ड टूटता कैसे। ये बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, जहां मेरा चोक है, ये चोक ऐसे हो गया, शिफ्ट हो गया, यू था, शिफ्ट हो गया। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो यहां तो बॉन्ड बन गया, बट यहां से ये ब्रेक हो गया। समझे बात ये वाली कि नहीं? सभी क्लियर? नोट कर लेंगे।
चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं रीअरेंजमेंट इन एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो E1 में हमें देखने को मिलता है। तो बेस हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, बेस का पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेस हम यूज करेंगे, कॉमनली जो यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक कंडीशन। अल्कोहल में मोस्टली हमारे पास इथेनॉल हम यूज़ करते हैं, तो इथेनॉल हमारा अल्कोहल होगा। हम और तरह के इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बनता है पहले ज़रा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड मेरे पास है, प्लस मेरे पास है C2H5OH। दिस विल एक्ट एज ए बेस एंड दिस विल एक्ट एज एन एसिड। तो एसिड और बेस कंबाइन करके बनाते हैं सोल्ट। तो हमें मिलेगा C2H5O नेगेटिव के पॉजिटिव सोल्ट प्लस में H2O। Now this will become another base. Now this base will be used in elimination reaction. एंड ध्यान रखें जो ये हमारा इथेनॉल है ये एक्सेस में होना चाहिए, ताकि हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करे, बैकवर्ड की तरफ वो ना आए। क्लियर? तो दिस इज द बेस एंड दिस अगेन बिकॉज ये एक्सेस में है तो ये सोलवेंट हमारा बन जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जैसे स्ट्रक्चर का हमारा बेस है उसी स्ट्रक्चर का हमारा सोलवेंट भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने बेस लिया है मिथोक्साइड, ये बेस है। अगर ये बेस है तो सोलवेंट का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होना चाहिए, तो ये हमारा सोलवेंट होगा। इसका फायदा क्या है कि इसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं होती है। जैसे अगर ये बेस है और यही सोलवेंट है जो कि हमारा प्रोटिक सोलवेंट है, अब अगर ये बेस मान लीजिए H को ले भी लेता है यहां से और हमारी रिएक्शन हो भी जाती है, तो मुझे वापस से वही चीज मिलेगी जो मेरे पास पहले प्रेजेंट थी, वही बेस और वही सोलवेंट। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जिस स्ट्रक्चर का बेस है उसी स्ट्रक्चर का सोलवेंट होना चाहिए। अगर अपोजिट हुआ, अलग हुआ, तो क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने बेस तो यही ले लिया है, अब सोलवेंट के तौर पे मैं ले लेता हूं इथेनॉल। अब ये H को ले लेगा यहां से, तो मुझे मिल जाएगा CH3OH प्लस C2H5O नेगेटिव। अब बेस हमारा चेंज हो गया। अब बेस के चेंज होने से या तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी, उसकी वजह से रिएक्शन के रेट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें ऑब्जर्व होगी। तो उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को दूर करने के लिए हम वही लेते हैं, जैसा स्ट्रक्चर बेस का वैसा स्ट्रक्चर सोलवेंट का। तो ये हमारे कुछ बेस बनेंगे ऐसे। तो मोस्टली एल्कोक्साइड्स हम बेस की तरह यूज करते हैं। एल्कोक्साइड में R होता है और O पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब R या तो यहाँ पे प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा। तो उसी में बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर हमारा R टर्शरी हुआ तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर R सेकेंडरी हुआ तो बेस की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर R प्राइमरी हुआ तो बेस की स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। तो ये है एल्कोक्साइड्स में बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ गए सब बातें वाली। उसी तरह हम एल्कोक्साइड्स के अलावा और तरह के बेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज कर सकते हैं अमाइड। तो अमाइड्स भी हमारे पास बेस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम अमाइड NaNH2। अब इसमें NH2 नेगेटिव बेस है, तो बताओ सोलवेंट क्या होगा? सही सोच रहे हो, सोलवेंट हमारे पास होगा अमोनिया। तो अगर ये बेस है तो सोलवेंट हमारे पास अमोनिया ही होना चाहिए, ताकि कोई डिफॉर्मिटी हमें देखने को ना मिले। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस है अमाइड हमारे पास। इसका नाम है सोडा अमाइड या सोडियम अमाइड कह देते हैं इसको। तो एल्कोक्साइड्स और सोडियम अमाइड हम बेस यूज करते हैं। ऑल्सो हमारे पास और क्या बेस होते हैं? वी कैन यूज LDA। ठीक है, LDA भी हम बेस की तरह यूज कर सकते हैं। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड इसका नाम होगा।
ये भी हमारा बेस है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो बेसिस के बारे में बात हो जाती है। अब ज़रा बात करते हैं E1 में रीअरेंजमेंट के बारे में, इसे नोट कर लेंगे ज़रा। तो चलिए बच्चों ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ओके। सो मेरे पास स्ट्रक्चर है, ज़रा ध्यान देंगे स्ट्रक्चर पे। H लगा देते हैं इधर, यहाँ मेरे पास प्रेजेंट है CH2, यहाँ मेरे पास प्रेजेंट है CH2, लेट्स से CH3 है मेरे पास, और मैं इस जगह पे अप्लाई कर देता हूँ Cl को। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक कंडीशन में जो काम करेगा बेस का यहाँ पे। सो प्रिडिक्टेड प्रोडक्ट हमें क्या मिलने चाहिए? जितने बीटा कार्बन होंगे उतने बीटा हाइड्रोजन होंगे, उतने बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, एलिमिनेट होके बनाएंगे एल्कीन। तो ये है फंक्शनल ग्रुप के साथ का कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ का कार्बन बीटा, और ये बीटा। तो H यहां से निकल सकता है, H हमारा यहां से निकल सकता है। तो मुझे मिल सकते हैं दो प्रोडक्ट विच विल बी आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक मुझे ये मिल सकता है, देख पा रहे हैं सभी। दूसरा मुझे मिल सकता है ये प्रोडक्ट CH3C, CH3H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसमें से ये वाला मेजर होगा और ये वाला होगा माइनर। तो ये है दो हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। और जब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है तो रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें क्या मिल सकता है वो भी देख लेते हैं। तो ऑन रीअरेंजमेंट मुझे मिल सकता है एक ये वाला प्रोडक्ट भी, दिस वन, and plus one more product of rearrangement I can get, and that will be this product. So this one and this one are same product. This is non rearranged, this is rearranged product. So these two products are rearranged products, and these two are the expected product that we want to get. क्लियर। अब चेक करते हैं कि रीअरेंज प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। एक्स ये तो हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक H यहां से निकालना है, एक H यहां से निकालना है, तो ये दो बन जाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चे से बात करते हैं अब मैकेनिज्म के बारे में। तो अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं। मेरे पास है अल्कोहलिक KOH एज ए बेस। तो E1 करेंगे तो E1 में पहले क्या होता है कि जो लीविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है, जो कि हमारा स्लो स्टेप होता है, और इसी स्लो स्टेप में हम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस कार्बोकैटायन जो हमें मिला है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। इसके बगल में जो कार्बन है वो टर्शरी होने की कैपेसिटी रखता है। तो क्यों ना हम इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दें यहाँ से यहाँ। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, जब ऐसा होगा तो हमें मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ दिस हैज बिकम द टर्शरी कार्बोकैटायन विच इज मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। दीज टू बीटा कार्बन आर सिमेट्रिकल इन एनवायरमेंट। तो इसमें से कुछ भी अगर H लूज होता है तो स्ट्रक्चर हमारा सेम ही बनेगा। तो जब मान लीजिए H यहां से लूज होगा तो डबल बॉन्ड हमारा इस जगह फॉर्म होगा, and we will get this structure CH2 double bond C, CH3, CH2, CH3. Now this is our rearranged product. ठीक है, that we get.
और अगर मान लीजिए H यहां से लूज होता है, इस कार्बन से H लूज होता है, तो डबल बॉन्ड हमारा यहां पर ऑब्जर्व होगा एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। दिस कैन बी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट और दिस कैन बी द नॉर्मल प्रोडक्ट, दोनों तरह से ये काम कर सकता है। तो इस प्रोडक्ट की परसेंटेज जो है वो हाई होगी। ऑल्सो ये सेडजेफ रूल को भी फॉलो करता है, तो दिस प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? समझ गए बात ये वाली? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो हमने भी एग्जाम्पल किया एलिमिनेशन रिएक्शन का, जिसमें हमने किया रीअरेंजमेंट। अब जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं और ये चेक करते हैं कि उस एग्जाम्पल में कितने प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रीअरेंज्ड एज वेल एज नॉन रीअरेंज्ड बोथ। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर आई हैव विद मी। ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। एक्वस ऐड किया है तो यहां पर हम करेंगे SN1 रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 मैंने क्यों बोला? क्योंकि हम यहां पे रीअरेंजमेंट करने वाले हैं। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आई कैन ऑब्जर्व, लेट्स चेक। सबसे पहला तो वही हमारा यूजुअल प्रोडक्ट होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखने के लिए होगा हमारे सामने। This is our usual product, no rearrangement in this case. And second, we will have a rearranged product. Now this is the rearranged product. ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जरा। क्या हो मैकेनिज्म में? ये निकला बाहर, ठीक है, स्लो स्टेप होगा हमारे पास ये वाला, तो वी विल गेट दिस कार्बोकैटायन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर ये कार्बोकैटायन यहां पर आ जाता है तो वो टर्सरी हो सकता है, तो यहां पर हम कर देंगे मिथाइल शिफ्ट। ये पूरा मिथाइल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस कार्बन पे चला जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। तो जो शिफ्टिंग यहां पर है उसे हम कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट 1,2 मिथाइल शिफ्ट हमें मिलता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी? अब जो OH नेगेटिव हमारे पास प्रेजेंट था फ्रॉम दिस रिएजेंट, वो अटैक कर देगा कार्बोकैटायन पर, हमें मिल जाएगा हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट? सभी को बात ये वाली? ओके, लिख लेंगे जरा ये एग्जांपल। तो चलिए बच्चे, इसी एग्जाम्पल में हम एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि काम करेगा स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, तो पहला तो लिखेंगे यूजुअल प्रोडक्ट जो हमें मिलना चाहिए। 2 बीटा कार्बन है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है। इस बीटा कार्बन पे H प्रेजेंट है, इस बीटा कार्बन पे H प्रेजेंट नहीं है, तो डबल बॉन्ड सिर्फ यहां पर आना चाहिए। फ्रॉम यूजुअल अंडरस्टैंडिंग, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, दिस इज आवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नाउ लेट अस राइट द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, एक हमें ये मिल सकता है और इसके अलावा हमें मिल सकता है एक ऐसा प्रोडक्ट भी। So these two are rearranged product. मैकेनिज्म देखना बहुत जरूरी है ना? मैकेनिज्म चेक करते हैं।
E1 कर रहे हैं तो I पहले ही बाहर निकल जाएगा, हमें स्लो स्टेप के बाद मिलेगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। नाउ देयर विल बी अगेन 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद कार्बोकैटायन इस कार्बन पे आ जाएगा, as you can see here। अब दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ये दोनों बीटा कार्बन्स का एनवायरनमेंट सेम है, तो H कहीं से मर्जी निकालो, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका स्ट्रक्चर दोनों केस में सिमिलर या सेम होगा। एंड दिस इज अगेन द थर्ड बीटा कार्बन। अगर H यहाँ से बाहर गया तो डबल बॉन्ड हमारा इस जगह आएगा एंड वी विल गेट दिस सेकेंड प्रोडक्ट। एंड अगर H हमारा यहाँ से गया तो डबल बॉन्ड हमारा इस जगह पे आएगा एंड दिस विल बी आवर third product. So because of the rearrangement we get two more products, and in these two more products this one will be the major product because this is highly following the Sidzeff rule. This is highly substituted alkene. इसके चारों हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए मिथाइल के साथ। वेरी मच स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लेंगे इस चीज को। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जहाँ पे हमने किया शिफ्टिंग ऑफ द ग्रुप्स और द एटम्स, हमने किया रिंग ओपनिंग, रिंग को एक्सपेंड किया हमने वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तब तक के लिए जुड़े रहिए, स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।